हेलो यार, लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट निकाल लिया था, है ना। हमने क्या देखा था कि जो एसी हमारे पास करंट है, अगर इसकी फुल साइकिल में आपसे एवरेज वैल्यू पूछी जाए तो फुल साइकिल में चाहे आपके पास करंट हो चाहे आपके पास ईएमएफ हो, इनकी एवरेज वैल्यू आ रही थी हमारे पास जीरो के बराबर। ठीक है, वही हमारे पास अगर हाफ साइकिल में ये पूछी जाती है तो हाफ साइकिल में हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हो चाहे एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो, ये 2/पाई ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम करंट की जितनी वैल्यू है ना उसका 2/पाई, मतलब कि 63.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, हाफ से हल्की फुल्की ज्यादा है, ऐसे ही आपके पास वोल्टेज के लिए, तो ये कल हमने कर लिया था। आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है और इसको बोलते हैं रूट मीन स्केयर। ठीक है, आरएमएस, रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैं पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है, फिर करंट की बाद में कर लेंगे। तो हमको क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अब देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, ये इसका कंसेप्ट आया कहाँ से है, पहले तो ये समझते हैं। देखिए यहाँ से जो होता है ना आपके पास रूट मीन स्क्वायर, इस टर्म को पीछे से पढ़ा जाता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी पढ़ी है आपने 9th क्लास में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, गैस के पार्टिकल्स की। ठीक है, इस टर्म को पीछे से पढ़ा जाता है। रूट मीन स्क्वायर में पहले क्या होता है, जिस चीज का आपको मीन मीन निकालना है, जिस चीज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, उस चीज का पहले क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट है, मतलब यहाँ से इधर जाना है। पहले क्या करेंगे, स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर करने के बाद मीन लेंगे। मीन का तरीका वही है जो कल हमने किया था, टोटल इंटीग्रेशन करके जोड़ना और टोटल से भाग करना, वो सब। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम क्या लेंगे, रूट ले लेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर में पीछे से चलेंगे, जिस टर्म की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है उसका स्क्वायर करो, उसका मीन लो और फिर रूट ले दो। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है। अभी मैं इसका कंसेप्ट बताने से पहले एक बार फॉर्मूला बना लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, तो कैसे करेंगे, पहले उस चीज का स्क्वायर करो। करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या करा, करंट का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद अब क्या करना है, मीन लेना है। कल मीन लेना सिखाया था, मीन कैसे लेते हैं, जिस चीज का भी मीन लेना है उसकी वेरिएशंस को जोड़ दो। तो करंट की वेरिएशंस को जोड़ना है, करंट तो टाइम के साथ वेरी होता है तो उसको टाइम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गई करंट की वेरिएशंस टाइम के साथ। इसको जोड़ना, जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन यूज कर दिया डिवाइड में। ठीक है, फिर से आपके पास क्या आ गया, टोटल। भाई मीन लेने का क्या तरीका था, टोटल नंबर से भाग करना, टोटल वेरिएशन से टोटल से भाग कर दिया डीटी से। ठीक है, ये तो आया हमारे पास। अभी तक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो ये तो हो गया हमारे पास, स्क्वायर हो गया और फिर मीन हो गया, अब रूट रह गया। स्क्वायर कर लिया, मीन हो गया, अब रह गया रूट। रूट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट करना पड़ेगा इस सारी टर्म का। ठीक है, तो ऐसा ना करने की बजाय मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर बोथ साइड कर देता हूँ। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या आया, ये आया हमारे पास, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। अब वो हाफ साइकिल में पूछे, फुल साइकिल में पूछे, जिसमें साइकिल में पूछे वो यहाँ पर आप लिमिट रख दोगे, 0 से t, 0 से t। हाफ में पूछा तो 0 से t/2, 0 से t/2। ठीक है, ऐसे ही आपके पास जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज पूछेंगे तो इसका स्क्वायर बराबर होगा इंटीग्रेशन ई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी, और 0 से t डिपेंडिंग ऑन द कि किस साइकिल में आपसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछे। ठीक है, लिखना आया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, पहले करा टर्म का स्क्वायर, फिर लिया मीन, मीन लेना कल भी सिखाया था हमने, और फिर ले दिया रूट। रूट लेने के बजाय हमने इधर लेफ्ट वाली साइड का स्क्वायर कर दिया। ये जो फॉर्मूला बना है ये हम क्यों निकाल रहे हैं पहली बार। ठीक है, तो मैं अब इस चीज पर आ जाता हूँ, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मैं इस बात पे आ जाता हूँ कि ये जो फॉर्मूला बना है ये क्यों बना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा कल, कि एवरेज वैल्यू जब निकालनी थी तो फुल साइकिल में करंट के लिए और वोल्टेज के लिए ये आ रही थी जीरो। करंट की भी जीरो थी, वोल्टेज की भी जीरो थी। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि करंट को मेजर करना। क्या चाह रहा हूँ, करंट को मेजर करना। तो मैंने डीसी एमीटर लगा दिया। डीसी क्या लगा दिया, एमीटर, क्योंकि हम तो अभी एमीटर को ही जानते हैं करंट मेजर करने के लिए। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कल कि जो हमारे पास डीसी एमीटर या वोल्टमीटर होते हैं वो इसमें वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो डीसी एमीटर इसमें कितना करंट शो करेगा, जीरो करंट शो करेगा।
क्योंकि फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू आपके पास 0 होती है, जितने चार्ज इधर गए उतने ही इधर आ जाते हैं एक साइकिल के दौरान पे, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 हो जाता है, इसलिए डीसी एमीटर 0 करंट शो करता है। हम मेजर करना चाह रहे हैं करंट, तो अब क्या किया जाए? ठीक है, तो इसके लिए हमने एक तरीका अपनाया हीटिंग इफेक्ट का। क्या तरीका अपनाया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। अब ये क्या चीज है, देखिए समझते हैं। आपके पास मान लो एक रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, आपके पास एक रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। मान लो इसमें हमने कुछ करंट दिया, डीसी हमने बैटरी वैटरी लगाई और कुछ करंट दे दिया आई। इसमें जब करंट दिया तो इसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी आई स्केयर आर टी से, जूल हीटिंग लॉ 10वीं क्लास से भी जानते हैं हम, और 12th में ही पढ़ा है। जूल हीटिंग लॉ से जो हीटिंग प्रोड्यूस होगी वो होगी करंट का स्केयर रेजिस्टेंस और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। अब हमने उसी रेजिस्टेंस में एसी लगा दी, ठीक है। अब ध्यान दो, बेशक से एसी में कभी करंट इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, करंट चेंजिंग होता है ना इसमें, चेंजिंग डायरेक्शन। करंट चाहे इधर जाओ, करंट चाहे इधर जाओ, करंट गया तो है ना रेजिस्टेंस में, और जब भी करंट रेजिस्टर में जाएगा तो हीट तो जरूर प्रोड्यूस होगी यहाँ पे। तो हीट यहाँ भी प्रोड्यूस हो रही है, हीट यहाँ भी प्रोड्यूस हो रही है। तो पर डी एमीटर वेमीटर से जब आप नॉर्मल मेजर करते थे उसमें क्या होता था कि चार्ज एक बार इधर गए और चार्ज एक बार इधर गए तो एवरेज आउट 0 हो जाती थी। पर चार्ज चाहे इधर जाओ चाहे चार्ज इधर जाओ, हीट इसमें भी कुछ प्रोड्यूस होगी, हीट इसमें भी कुछ प्रोड्यूस होगी, टोटल हीट तो दोनों का सम ही होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इधर उधर डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। तो हीट तो जरूर प्रोड्यूस होगी, करंट की डायरेक्शन बेशक से चेंज होती रहो। तो हमने ना यहाँ पर जो करंट मेजर करने के लिए तरीका अपनाया, वो तरीका हमने क्या अपनाया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज करके, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि रूट मीन स्केयर वैल्यू फिर कहाँ से आई है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज करके। ठीक है, तो देखते हैं आपके पास डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम कि क्या है आपके पास रूट मीन स्केयर वैल्यू, उस डेफिनेशन पे चलते हैं आपके पास, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, जैसे उसकी जैसे एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन थी ना, बिल्कुल वैसे डेफिनेशन आएगी। एक रजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस है आर, इसके साथ हमने एक डीसी वोल्टेज लगाई जिसको हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है। हमने वही रजिस्टर फिर से लिया और इसके साथ अब की बार लगा दी हमने एसी वोल्टेज, वोल्टेज या करंट जिसकी भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल रहे हो वो, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, आपके पास इसमें जिस करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लिया वो दे दिया, एसी का दे दिया, ठीक है। एसी के जैसे ही आर रेजिस्टेंस में एसी हमने कुछ टी टाइम के लिए चलाई, हमने देखा यहाँ पर कुछ हीट प्रोड्यूस हो गई। वो हीट सपोज करो 100 जूल है, ठीक है। मैंने क्या की, वो एसी सप्लाई लगा दी जिसको मैं मेजर करना चाह रहा हूँ, जिसका करंट या वोल्टेज जो कुछ भी है वो मेजर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने टी टाइम के लिए इस रेजिस्टेंस में लगा के उसको चालू कर दिया, तो रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होनी स्टार्ट होगी, चाहे वैसे करंट चेंज होता हो हीट तो जरूर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हीट प्रोड्यूस हुई तो मैंने वो मेजर कर ली कि भाई जैसे 1-2 सेकंड में या 1 सेकंड में, जितना भी मैंने उसको टाइम दिया, जितने भी टाइम में पूछेंगे वो उतने टाइम में मैंने देखा 100 जूल हीट एनर्जी यहाँ से निकली। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डीसी पे आया, डीसी को मेजर करना बड़ा आसान है, यहाँ पे तो मीटर लगाया वही मेजर कर देता है, ठीक है। मैंने डीसी में क्या किया, मैंने डीसी वोल्टेज को कम ज्यादा किया, कम ज्यादा किया, उसकी वजह से करंट कम ज्यादा हुआ, ठीक है। करंट कम ज्यादा हुआ, करंट कम ज्यादा हुआ, इसमें मान लो शुरुआत में कुछ करंट देने से 25 जूल हीट प्रोड्यूस हुई, नहीं भाई 25 जूल इसके बराबर नहीं है, मैंने फिर और बढ़ाई, करंट और बढ़ाया तो मैंने देखा कि 50 जूल होने लगी, और बढ़ाया तो 75 जूल, फिर 80 जूल, फिर 90 जूल, फिर 100 जूल। जिस करंट पर जाकर इस रेजिस्टेंस में उतनी ही हीट प्रोड्यूस होने लगी डीसी वाले में, जितनी आपके पास एसी ने उसी रजिस्टर में उतने ही टाइम में करी थी। तो ये डीसी वाली वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं, तो इस डीसी की इस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। डीसी की इस वैल्यू को हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल देते हैं एसी की, समझ गए। और जब हम यहाँ से देखें हीटिंग इफेक्ट निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ से देखें आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाय आर टी करके कुछ निकलेगा, और जब ये स्केयर हटेगा तो ये रूट मीन स्केयर ही बन जाएगा आपके पास। तो वो कंसेप्ट जो उधर से आया ना वो बिल्कुल यही से आया है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, हम डायरेक्ट वहां से, मैंने एक बार इसको डिफाइन कर देता हूँ कि रूट मीन स्केयर वैल्यू, ये समझ में आया कैसे रिलेट किया है। डीसी को मेजर किया जा सकता था, इसलिए हमने क्या किया, डीसी में करंट दे के देख लिया, जो उस रजिस्टर में उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है उतने ही टाइम में जितना एसी ने उसी रजिस्टर में उतने ही टाइम में किया। तो डीसी करंट की इस वैल्यू को जो भी मिलेगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल दूंगा उसकी, ठीक है। तो
इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। हम करंट निकाल लेते हैं ना शायद, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। चलो करंट कर लेते हैं पहले, वोल्टेज बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ, इट इज दैट वैल्यू ऑफ, it is that value of steady current, it is that value of steady current which will produce, which will produce the same amount of heat, the same amount of heat in a given resistor, in a given resistor as by the alternating current, as by AC in same resistor in same time, in same time। एसी ने जितना उस रजिस्टर में उतने ही टाइम में जितनी हीट प्रोड्यूस करी जितना डीसी कर रहा है, तो डीसी की इस वैल्यू को क्या बोल देंगे, उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल देंगे, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब मैं आपके पास, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था ये कैसे आया है, अब मैं उसको करने जा रहा हूँ, आप इसको उतार लेना, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, पहले चीजों का स्क्वायर करे फिर उसका मीन ले, तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, पता कि बाद में रूट ले इसको। तो वैल्यू रख देता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो करंट होता है वो एसी में आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं करंट रख देता हूँ आई नोट साइन ओमेगा टी, और इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर देते हैं, इनटू में डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। मान लो आपको फुल टाइम जीरो से टी में ये निकालना है, तो मैं फुल टाइम जीरो से टी रख देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, कॉन्स्टेंट चीजें बाहर आ जाती है, तो आई नोट का स्क्वायर बाहर आ गया, इसका पूरे का स्क्वायर है ना, तो आई नोट का स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बच गया, और नीचे बच गया हमारे पास जीरो से टी डी टी, ठीक है, ये बच गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो उससे पहले देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हम एज इट इज नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला एक्चुअली में कहाँ से बना, देखिए कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, कोस के थीटा को हम जानते हैं ना कि ये होता है साइन के थीटा जमा कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से कोस के थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइंस के थीटा लिख सकता हूँ ना। तो वो लिख देता है यहाँ पे, कोस के थीटा को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस साइंस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये कितना बना, साइंस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 2 साइंस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और लेफ्ट में क्या चल रहा है, कोस टू थीटा, ठीक है। इस 1 को इधर ले आते हैं, तो 1 प्लस कोस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस टू थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा को आप ये लिख सकते हो। इसको ओमेगा में कन्वर्ट करें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 प्लस कोस टू थीटा को हमने क्या रखा है, ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी बाई 2। तो मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इससे रिप्लेस कर दूंगा। ये सारा काम आपका रफ में है, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है ये आपको रफ में याद रखना है कि ये कैसे आया है, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या किससे रिप्लेस कर लेंगे, 1 प्लस कोस टू ओमेगा टी बाई 2 से। ओके, चलिए मैं इसको इधर करता हूँ आपके पास, तो हम क्या कर लेते हैं, इस हिस्से को रब कर लेते हैं ताकि आगे कर सके, ठीक है। तो इसको रब कर लेते हैं, क्या रखेंगे हम, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 प्लस कोस टू ओमेगा टी बाई 2 रख लेंगे, ये रफा वाला आपने उतार लेना है। चलिए आगे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, आई स्क्वायर यहाँ से चल रहा था, ठीक है। तो रखते हैं, ये बन गया हमारे पास आई नोट का स्क्वायर इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर को मैंने लिखा 1 प्लस कोस टू ओमेगा टी बाई 2 डी टी, ठीक है, बाई 2 डी टी, 1 प्लस दिस जीरो से टी डिवाइड में हमारे पास जीरो से टी और डी टी ये चल रहा है, और लेफ्ट में आई स्क्वायर आर टी चल रहा है, ठीक है। आई का स्क्वायर, ओके, आई नोट का स्क्वायर, ये आई नोट का स्क्वायर है, आई नोट का स्क्वायर, और ये टू भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बचता है जीरो से टी 1 प्लस कोस टू ओमेगा टी डी टी,
ठीक है, और नीचे हमारे पास 0 से t dt, ये बच गया। ठीक है, तो आगे करते हैं, अब इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू आई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इंटीग्रेशन सोल्व कर रहा हूं तो 1 का इंटीग्रेशन होता है t प्लस कोस टू ओमेगा टी, कोस का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन, ठीक है, सॉरी कोस का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन, तो कोस का हमने किया साइन 2 ओमेगा टी, और जो टी का कोफिशिएंट है ये 2 ओमेगा, ये नीचे आ जाता है डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, कोस का होता है हमारे पास प्लस का साइन। ये हो गया इंटीग्रेशन, 0 से लिमिट, ये रहेगी लिमिट फाइनली 0 से टी, और नीचे 1 है, ये 1 है ना हमारे पास, 1 का इंटीग्रेशन होता है टी, और यहाँ पर भी लिमिट है 0 से टी के बराबर। ओके, तो करते हैं इसमें, अब क्या करना है, जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है, तो दिस विल बी इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाय 2, इस इनकी जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, इस टी की जगह अपर लिमिट टी रखी, ये वाली अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट 0 रख दिया, प्लस इस टी की जगह भी अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये क्या है हमारे पास 1/2 ओमेगा तो अलग से है, साइन 2 ओमेगा इसकी जगह अपर लिमिट रखी, ठीक है, और फिर माइनस साइन 2, यहाँ एक बार इसको रब कर लेते हैं लाइन को, ठीक है, तो फिर से करते हैं, साइन अपर लिमिट रख ली, अब लोअर लिमिट 0 रखनी है, 2 ओमेगा इंटू में 0, ये होगी लिमिट ऊपर की। नीचे इसमें भी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट है टी, कैपिटल टी है ये एक्चुअली में, ये कैपिटल टी है, तो टी माइनस 0, ये हो गया हमारे पास लोअर लिमिट। ओके, अब यहाँ से देखिए, मैं एक बार इनको अलग से आपको बता देता हूँ कि ये कितना कितना आएगा, ठीक है, फिर बार बार में करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से रब कर लेता हूँ और इसको फिर करते हैं। तो यहाँ से देखिए, साइन 2 ओमेगा टी की बात करता हूँ, साइन 2 ओमेगा टी जो ये वाली टर्म है इसकी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको देखो बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो ओमेगा है, ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखा जा सकता है, और एक टी ये रहा, ठीक है, एक टी ये रहा, टी से टी कट गया, ये बन गया साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई होता है 0, तो ये जो टर्म है ये साइन 4 पाई होने की वजह से क्या हो जाएगी 0, और ये तो साइन 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करने से ये भी क्या होगी 0, तो ये तो पूरी टर्म 0 होगी, तो बचा क्या सिर्फ आई नोट स्क्वायर बाय 2 इनटू में ये टी बच गया बस खाली, और डिवाइडेड में नीचे भी क्या है हमारे पास टी, बाकी ये टर्म सारी 0 हो गई, टी से टी कट गया, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या था, मैं इधर का रफ करके फिर कर लेता हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारे पास आई रूट मीन स्केयर वैल्यू का स्केयर चल रहा था, राइट, तो उसमें उसके बराबर क्या आ गया, आई आर एम एस का स्केयर इज इक्वल टू आई नोट स्केयर बाय 2 बच गया, ठीक है, तो यहाँ से दोनों तरफ अगर मैं स्केयर रूट लूं तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट बाय रूट 2, यहाँ पे देखिए ऐसे स्केयर रूट ले दो तो ये आ जाएगी रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, अगर इसको सोल्व किया जाता है, ये याद रखना हमको, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर इसको सोल्व किया जाए 1/√2 को, तो ये बनता है हमारे पास 0.7070 ऑफ आई नोट, या इसको 70.7% ऑफ आई नोट बोल सकते हैं, तो वो 63.7% है, ये 70.7% है, तो ये एवरेज से तो ज्यादा ही वैल्यू रखता है, ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास रूट मीन स्केयर वैल्यू, मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू होगी या पीक जो वैल्यू होगी उसका 1/√2 टाइम्स, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये हमने कैसे निकाला, रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट कैसे आया, समझ में आया, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इधर, इसके बाद कर लेते हैं रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और फिर इससे रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं, ठीक है, तो हमको अब क्या करना है, आर एम एस वैल्यू ऑफ रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज, ये निकालना। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि सेम स्टेप है, ठीक है, तो हमको बताया कि ई आर एम एस डिफाइन कैसे करेंगे, जो पिछली बार में हमने बोला ना कि इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, उसकी जगह हम क्या बोलेंगे, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी वोल्टेज which will produce the same amount of heat in a given resistor as that by AC voltage या EMF in the same, जहां जहां पे करंट था ना उधर वोल्टेज कर देना, ठीक है, बस डेफिनेशन वही है, तो दिस विल बी इक्वल टू, हम फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, ये होगा हमारे पास ई स्केयर डी टी डिवाइडेड बाय डी टी, बताया था ना रूट मीन स्केयर वैल्यू का, यहाँ पे रूट मीन स्केयर वैल्यू का स्केयर आएगा, जितने भी टाइम में आपसे पूछे उतने ही, फुल साइकिल में पूछा तो फुल साइकिल, हाफ में पूछा तो हाफ साइकिल, ये लगा दिया हमने, ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं 0 से टी, ई क्या होता है ई नोट साइन
ओमेगा टी और उसका स्केयर, एसी में तो ई इसी तरीके से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड में हमारे पास 0 से टी डी टी ये आ गया। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, ई नोट का स्केयर बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, ई नोट का स्केयर बाहर आ गया, अंदर 0 से टी साइन स्केयर ओमेगा टी डी टी वही बच गया, डिवाइडेड बाय 0 से टी डी टी वही बच गया। ठीक है, इसको फिर से क्या करेंगे, ई नोट का स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी को 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी टी, जो अभी मैंने कल इससे पिछली वाली में बताया था वैसे ही बिल्कुल सेम स्टेप है। ठीक है, 0 से टी डी टी, 0 से टी डी टी। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, आपके पास इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ई नोट का स्केयर बाय 2 बाहर आ गया। ठीक है, 1 का हो गया हमारे पास टी, कोस का हो गया हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी बाय टी, बिल्कुल सेम स्टेप है, 0 से टी डिवाइडेड बाई इसका भी आ गया टी, 0 से टी। इस वाली टर्म में लिमिट रखेंगे तो वो 0 ही हो जानी है हमारे पास, ये बढ़ेगा ई नोट स्केयर बाय 2 टी माइनस 0, और बाकी पूरे हिस्से की लिमिट रखने के बाद 0 हो जाएगा, नीचे भी क्या है टी माइनस 0। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम, ई आर एम एस का स्केयर इज इक्वल टू ई नोट बाय 2 आ गया, ई नोट स्केयर बाय 2, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्केयर रूट ले देंगे, तो ये आ गया हमारे पास ई आर एम एस, रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स, ये भी वही आ गया 70.7% ऑफ ई नोट। ठीक है, तो ये याद रखना आपने फॉर्मूला, ये आ गया हमारे पास रूट मीन स्केयर की वैल्यू की वोल्ट बात। ठीक है, अब यहां से देखिए कुछ चीजें देखते हैं, हमने क्या देखा कि आई आर एम एस मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स है। ठीक है, ई आर एम एस या वोल्टेज का आर एम एस वैल्यू मैक्सिमम वोल्टेज का 1/√2 टाइम्स है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, उसका √2 टाइम्स है। अब हम एक बात याद रखेंगे नोट करके, जब तक मेंशन ना किया जाए, ठीक है, जब तक मेंशन ना हो कि करंट ये मैक्सिमम है, रूट मीन स्केयर है या एवरेज है, या वोल्टेज मैक्सिमम है, रूट मीन स्केयर है या एवरेज है, ठीक है, तब तक हमको, ठीक है, तब तक करंट हो या वोल्टेज हो, करंट हो या ईएमएफ हो, उसको हमने रूट मीन स्केयर लेना है। जब जैसे ऐसे बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में कि एक करंट 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, रूट मीन स्केयर वैल्यू है, कौन सी है, तो आपने कौन सी लेनी है, रूट मीन स्केयर, जब तक मेंशन ना करा जाए वो रूट मीन स्केयर वैल्यू होती है। ठीक है, जो अपने घर होते हैं, अपने घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, क्या बोला जाता है, 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, 220 वोल्ट सप्लाई। अब जो ये 220 वोल्ट बोल दिया, इसके आगे किसी ने ये थोड़ी बोला ये पीक वैल्यू है, कौन सी वैल्यू होती है, कौन सी होती है, ये रूट मीन स्केयर वैल्यू वोल्टेज होती है, जब तक मेंशन ना करा जाए कौन सी वोल्टेज होगी, रूट मीन स्केयर वैल्यू वोल्टेज होगी। अब ध्यान देना, आपसे कोई ये एक बात पूछे कि डीसी 220 वोल्ट की और आपके पास एसी 220 वोल्ट की, कौन सा ज्यादा खतरनाक है, कौन सी ज्यादा खतरनाक है, तो देखो जो डीसी है ये बिल्कुल प्योर एक डायरेक्शन में चलती है हमारे पास, तो ये 220 वोल्ट का मतलब है 220 वोल्ट ही, पर जो एसी है हमारे पास इस तरीके से चलती है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जो ये रूट 220 बोला गया है ये रूट मीन स्केयर वैल्यू है, रूट मीन स्केयर वैल्यू तो इससे 70.7% कम होती है, तो ये मैक्सिमम कितने का झटका मार सकती है, तो ये देखते हैं। हमने क्या देखा, यहाँ पे वी आर एम एस कितनी है 220, और हमको बताया कि वी आर एम एस मैक्सिमम वैल्यू का तो सिर्फ 1/√2 टाइम्स है, तो मैक्सिमम कितना झटका दे सकती है, कितनी वोल्ट का झटका दे सकती है, √2 को ले जाओ इनटू में रूट मीन स्केयर, √2 टाइम्स रूट मीन स्केयर वैल्यू 220 वोल्ट। ठीक है, √2 होता है 1.41 इंटू 220 वोल्ट, ये लगभग 311 वोल्ट के आसपास आएगा। ठीक है, तो एक 220 वोल्ट की एसी सप्लाई एक मैक्सिमम से मैक्सिमम 311 वोल्ट का झटका दे सकती है, जबकि डीसी आपके पास खाली 220 वोल्ट का ही झटका देगी। तो इन कंपैरिजन अगर दोनों एक जैसी वोल्टेज की है तो एसी 311 वोल्ट तक का झटका दे सकती है, जबकि डीसी उतना ही देगी, तो एसी हमारे पास ज्यादा डेंजरस पड़ती है। ठीक है, ये हमारे पास रूट मीन स्केयर वैल्यू का हो गया। अब जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया आई इज इक्वल टू, जैसे आपको दे दिया करंट इज इक्वल टू, हमको बोला कि 10 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, π/4 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया, थोड़ा सा और लिख लेता हूं मैं दोबारा से, आई इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा को लिख लेते हैं हम, जैसे कि मान लो लिख लिया, ओमेगा हो गया हमारे पास, चलो 10 ही हो गया, ओमेगा 10 हो गया, इंटू में टी प्लस π/4 ऐसा बोला।
आपसे पूछा गया कि इस करंट, यहाँ पर जो करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बता दो कितनी होगी, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताने के लिए आप इसको कंपेयर करोगे आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी से। जो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है, जो साइन के आगे लगी रहती है। साइन के आगे कौन सी लगी है, ये। तो आप यहाँ से कंपेयर करके बोलेंगे आई नोट तो 10 एम्पियर है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स। तो मैक्सिमम है 10, उसका 1/√2 टाइम्स, √2 से मल्टीप्लाई कर लो, √2 से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 10√2/2, 2×5 तो 5√2 एम्पियर। ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज निकाल सकते हो। जब तक मेंशन ना करा जाए हमारे पास क्वेश्चन में, तब तक हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही बोली गई है, ऐसा हमको मान के चलना है, ठीक है। तो दिस वॉल ऑल अबाउट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसके बाद हम क्या करेंगे फेज क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, उन सब पर चलेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एसी सर्किट है उसमें कैपेसिटर लगा दे तो कैसा बिहेव रहेगा, और उसमें हम क्या लगा दे, कैपेसिटर की जगह क्या लगा दे, इंडक्टर लगा दे तो कैसा होगा, रेजिस्टेंस लगा दे तो कैसा बिहेव होगा, ठीक है। तो हम कर रहे हैं टॉपिक एसी सर्किट, एसी सर्किट कंटेनिंग, एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें खाली रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। इसका थोड़ा सा नेचर समझ रहे हैं हम कि कैसे क्या बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये हो गया एक रजिस्टर आर, ओनली रजिस्टर, और ये एसी का सिंबल होता है, देखो ऐसे शो कर दिया एरो सी, क्योंकि ये वेरी करता रहता है ना। ये एक एसी हमने सोर्स लगा दिया, इसकी वोल्टेज है सपोज करो ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी की, ओके। क्योंकि इसकी वोल्टेज तो हरदम ऐसे ही आपको शो करनी है, वो ऐसे ही वेरी करती है। अब देखिए एसी का करंट कभी सर्किट में दिखाया नहीं जाता है, जैसे डीसी में दिखा देते हैं ना, मैं ऐसा करंट जा रहा है, ऐसे में एसी में शो नहीं किया जाता है, ठीक है। क्योंकि एसी का करंट जो है हमारे पास वेरी करता रहता है बार बार में। तो हम बस जस्ट ये बोल देते हैं कि लेट किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर इसमें करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में है, ये किसी टी टाइम पे है हमारे पास, क्योंकि वो टाइम के साथ वेरी करता है, कभी करंट इधर होगा कभी इधर होगा। तो हम किसी टी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं कि करंट लेट इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसे ही करंट आई इसके अंदर जाएगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होएगी, वोल्टेज ड्रॉप होएगी तो हमारे पास ओम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो इस डीसी सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसी के बराबर होगा, राइट। तो वोल्टेज ड्रॉप का ओम्स लॉ से वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है करंट जो जा रहा है इनटू में रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है इसमें, देखो भाई तार में तो बैटरी इस सोर्स की कोई ताकत खर्च नहीं हो सकती, क्योंकि तार का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। तार में कुछ खर्च नहीं होगा, तार में कुछ नहीं खर्च होगा, तो जितना खर्च हुआ सारा इसी में तो हुआ, सारा का सारा वोल्टेज रजिस्टर में ही तो खर्च हुई है आपके पास, ठीक है। तो जो ये वोल्टेज थी ये सारी की सारी रजिस्टर में खर्च हुई है, तो जो वी है ये तो होगा ई के बराबर, इनटू में आई, रेजिस्टेंस है आर, ई किसके बराबर है, ई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर, इज इक्वल टू आई इंटू में आर। यहाँ से आई किसके बराबर आ गया, ई नोट बाई आर इंटू में साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये आ गया। अब मैं जानना चाहता हूं कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। अब देखिए ई नोट और चेंज नहीं हो सकता है, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। आर तो रेजिस्टेंस है, ये तो चेंज होगा ही नहीं अब हमारे पास। तो साइन ओमेगा टी डिपेंड करता है कि ओमेगा कितना है, ठीक है। तो अगर आई मैक्सिमम करना है तो साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होना था, बाकी दोनों चीजें तो चेंज नहीं हो सकती। साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम, साइन या कोस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा तब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो रख दो इसमें 1। तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू, ठीक है, इसको आई नोट से डिनोट करते थे, तो करें इसमें देखें आई नोट के बराबर तब होगा जब हम साइन ओमेगा टी को 1 रख देंगे, ठीक है। तो आई को आई नोट बोलने लग जाएंगे, तो यहाँ से आई नोट की वैल्यू आ गई ई नोट बाई आर, रख दो इसमें दोबारा से। तो आई इज इक्वल टू ये जो ई नोट बाई आर था हमने क्या देखा, ये तो आई नोट के बराबर है, इसको रखा आई नोट इंटू में साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास करंट, ठीक है। तो जैसी वोल्टेज दी वैसा ही करंट आ गया। अब ध्यान देना कैसे, वैसा कैसे बोले, यहाँ से इसके पीछे देखो साइन के पीछे फेज देखो ओमेगा टी है, इसके पीछे देखो ओमेगा टी है, एक जैसा है। ये भी साइन की तरह वेरी कर रहा है, ये भी साइन की तरह वेरी कर रहा है। साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है ना, बताया था। तो करंट भी ऐसे ही वेरी कर रहा है, वोल्टेज भी ऐसे ही वेरी कर रहा है। तो दोनों बिल्कुल एक जैसे वेरिएशंस दे रहे, ठीक है। जैसी वेरिएशन, समझना मैं बोल रहा हूं, जैसी वेरिएशंस ईएमएफ की थी वैसी ही वेरिएशन
वैसी ही वेरिएशंस करंट की है। ठीक है, मतलब कि जब आपके पास ईएमएफ जीरो हो जाएगा, करंट भी जीरो हो जाएगा, ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा, करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो बिल्कुल एक जैसी वेरिएशंस ये हमारे पास दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई डीसी में भी तो यही होता था। डीसी सर्किट में अगर इसको लगा लेते थे हम, तो करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है कि डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस का बिहेवियर जैसा होता था, वैसा ही बिहेवियर एसी सर्किट में। जैसे जैसे वोल्टेज वेरी करती है, वैसे वैसे करंट वेरी करता है। ठीक है, तो जो रजिस्टर है, रजिस्टर को हम एसी एज वेल एज डीसी कंपोनेंट बोलते हैं। एसी भी कंपोनेंट है ये, डीसी कंपोनेंट भी है। एसी कंपोनेंट भी है और डीसी कंपोनेंट भी है। ये डीसी और एसी में इसका काम बिल्कुल एक जैसा, जैसा डीसी में पढ़ गए थे ना, ये यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसा डीसी में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर बिहेव कर रहा है। तो ये आप लिख लेना कि जो रजिस्टर है वो डीसी एज वेल एज एसी कंपोनेंट है। बिहेवियर दोनों में इसका कैसा है, बिहेवियर दोनों में कैसा है इसका, सेम है। ठीक है, एक बात और यहां से लिखेंगे कि करंट और वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज both are in same phase, both are in same phase जब रजिस्टर आपके पास लगा होता है। ठीक है, क्या देखा हमने भाई, वोल्टेज जो थी वी नोट साइन ओमेगा टी, ई लिख लो चाहिए, करंट इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये इसी को बोलते हैं ना फेज, ये बिल्कुल दोनों का एक जैसा है ना। तो वोल्टेज और करंट दोनों में हमारे पास किस में रहती है, सेम फेज में। तो ये था हमारे पास किसका, जब हमारे पास रजिस्टर लगाओ। ठीक है, एसी सर्किट में रजिस्टर लगाओ तो जैसा डीसी में वर्क था वैसा के वैसा वर्क है। अब चलते हैं हम एसी सर्किट में कैपेसिटर लगाते हैं। एसी सर्किट कंटेनिंग, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, कैपेसिटर ओनली, खाली कैपेसिटर लगा तब कैसा बिहेव रहेगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास, इसको शुरू करते हैं। मान लो ये हमने लगा दिया कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस है सी, इसको लगा दिया हमने एसी सोर्स से। एसी वोल्टेज है सपोज करो यहाँ पर E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये एसी वोल्टेज हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे तो करंट लगातार वेरी करता रहता है। कभी आपके पास ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, फिर कभी करंट इधर होगा तो आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव, कभी ये पॉजिटिव कभी ये नेगेटिव, ऐसे चलता रहेगा। टाइम के साथ वेरिएशन होती रहती है। ठीक है, पर हम किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के बराबर, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करते हैं। तो हमने ये तो मान ली वोल्टेज इसके अंदर गई थी। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो मान लेते हैं वी के बराबर। तो कैपेसिटर में जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा या वोल्टेज जो उसमें स्टोर होएगी वो, उसकी बात कर लेते हैं। तो Q इजिकल टू CV से हम जानते हैं कि V जो बराबर होता है ये होगा चार्ज अपॉन में टाइम, चाहे चार्ज Q अपॉन में C के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होगा, Q अपॉन C के बराबर। क्या हमको चार्ज चाहिए, अच्छा एक मिनट आपके पास। ठीक है, अच्छा एक बात ये है हमारे पास कि जितनी यहाँ से वोल्टेज गई है कैपेसिटर पे, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो आपके पास उस टाइम पे इस कैपेसिटर की प्लेट की वोल्टेज आपके पास इसके बराबर हो जाती है। देखिए कैसे, जैसे हमने इसको डीसी से कनेक्ट करा, एक बार डीसी से समझते हैं इसकी वर्किंग। मान लो डीसी से कनेक्ट किया, ये हमारे पास कैपेसिटर है और ये बैटरी है। ठीक है, होता क्या था, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन से यहाँ से खींचेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएंगे तो आपके पास इस पे प्लस चार्ज आता जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज। जैसे जैसे इस पे चार्ज आ रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है तो इसका पोटेंशियल राइज करने लग जाता है। इसका पोटेंशियल राइज करता करता एक टाइम ऐसा आता है कि बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, उसके बाद चार्ज फ्लो करना स्टॉप हो जाता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना कि बैटरी का पोटेंशियल इज इक्वल टू कैपेसिटर का पोटेंशियल। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर भी तो ऐसा होगा कि इस प्लेट का चार्ज इतना हो जाएगा कि कैपेसिटर का पोटेंशियल और ईएमएफ जो यहाँ पे अप्लाई किया दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यही तो प्रिंसिपल होता था इसका चार्ज होने का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस, जो ईएमएफ अप्लाई किया हमने, वो जो कैपेसिटर में वोल्टेज आएगी दिखेगी उसके बराबर होगा। ठीक है, ईएमएफ हमारे पास कितना है, ई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, वीसी कितना है, क्यू बाई सी के बराबर, राइट, क्यू बाई सी के बराबर, यही तो पढ़ा है ना हमने। क्या यहां से देखिए हम क्यू निकाल लेते हैं, क्यू किसके बराबर आ जाएगा, सी को दूसरी तरफ ले जाओ तो सी ई नोट साइन ओमेगा टी इसके बराबर आ गया। ठीक है,
पर मेरे को करंट की वेरिएशन देखनी है कि वोल्टेज और करंट किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, ना कि हमको चार्ज की वेरिएशन। तो मैं इस हिस्से को रब कर रहा हूँ और फिर देखते हैं। मेरे को करंट चाहिए। अच्छा, हमको चार्ज दे रखा हो और हमको करंट निकालना हो तो कैसे करते हैं? चार्ज दे रखा हो और करंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी यूज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि चार्ज का डेरिवेटिव कर दो तो करंट आ जाएगा। आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, चार्ज की वैल्यू रख लेते हैं। चार्ज कितना है हमारे पास, सी ई नोट साइन ओमेगा टी, ये चार्ज है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, ई नोट मैक्सिमम वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। तो डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन रहेगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो आई इज इक्वल टू सी ई नोट, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस ओमेगा टी, और जो टी का कोफिशिएंट है ये गुना में आ जाता है। डिफरेंशिएशन में गुना में, इंटीग्रेशन में भाग में। ठीक है, यहां से आया आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नोट कोस ओमेगा टी, इतना आ गया। ठीक है, अब जो ये ध्यान दो एक बार बात, हमने इस करंट को और वोल्टेज को लास्ट में जाके कंपैरिजन करना है कि इनका फेज वेज कैसा है, ये सब। हमने देखा कि वोल्टेज तो साइन में लिखी हुई है और करंट कोस में लिखा हुआ है, तो ये तो यहाँ पर तो इनमें कुछ रिलेशन बनी नहीं, ये कोस और साइन को आपस में कैसे कंपेयर करेंगे? तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि दोनों एक लेवल में आ जाए और फिर कंपैरिजन करा जा सके, सीधा सीधा दिख सके। तो हमको कोस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा। अच्छा, होता तो हमारे पास साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भी कोस थीटा होता है। पर इसमें क्या होगा, इन दोनों को एक बार मैं अलग से यहाँ पे रीडू करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर ला, आई नोट, आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नोट कोस ओमेगा टी, ये लिख लेते हैं। आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नोट कोस ओमेगा टी, और ई हमारे पास क्या था, ई नोट साइन ओमेगा टी, ये लिख लिया मैंने वहां से। और अब बता रहा हूँ, देखिए मैंने आपको दो रिजल्ट बताए कि साइन पाई बाय टू प्लस थीटा, थीटा यहाँ पे ओमेगा टी है। ठीक है, थीटा का काम यहाँ पे ओमेगा टी कर रहा है। साइन पाई बाय टू प्लस थीटा भी कोस थीटा होता है, कोस ओमेगा टी होता है। और साइन पाई बाय टू माइनस थीटा भी कोस थीटा ही होता है, दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सा यूज करेंगे देखना। अगर मैं लिख देता हूं ये, तो इसमें देखो ओमेगा टी का साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ओमेगा टी का साइन नेगेटिव होगा तो इससे कैसे कंपेयर करेंगे, इस वोल्टेज में तो ये प्लस का साइन है। तो हम कोशिश करेंगे कि ओमेगा टी यहाँ प्लस का था तो इसमें भी प्लस का रहे, तो इसलिए ये वाली वेरिएशन ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं आई को क्या लिख सकता हूँ ये वाली वेरिएशन से, आई इक्वल टू ओमेगा सी ई नोट, और कोस ओमेगा टी को मैंने क्या लिख दिया, कोस ओमेगा टू को मैंने लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये तो प्लस में है, प्लस में तो आगे पीछे कैसे ही लिख लो। ठीक है, अब देखो ये क्या बना, यहां से देखिए आई इज इक्वल टू ई नोट, इस ओमेगा सी को मैं इधर नीचे ले आके 1/ओमेगा सी लिख दूं, क्योंकि तीसरे नंबर वाला जाना तो ऊपर ही होता है, बात वही है। इनटू में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ये बन गया। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब फिर से मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि मैक्सिमम करंट कब होगा। मैक्सिमम करंट, ये चीजें तो चेंज नहीं होगी, चेंज होगा सिर्फ ये वाला एंगल। तो मैक्सिमम करंट आई नोट तब होगा जब हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये बिल्कुल पिछली बार जैसा है, ये टर्म मैक्सिमम हो जाएगी तभी आई मैक्सिमम होगा ना, ये वाले तो सब कांस्टेंट है। तो ये मैक्सिमम होने के लिए आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन की 1 रख देते हैं। तो आई नोट कहलाएगा जब हमारे पास ये वाले साइन वाली टर्म 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आई नोट की वैल्यू आ गई, इसमें वापिस आओ और इस टर्म की जगह आई नोट रख दो, तो क्या बना, आई इज इक्वल टू ई नोट बाई 1/ओमेगा सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, आई नोट, और बाकी की टर्म क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ये है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए आपके पास, ध्यान से कंपेयर करते हैं। इसको एक बार उतार लो, मैं एक बार रब कर रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ। हमारे पास ई आया था ई नोट साइन ओमेगा टी, और आई क्या आया, आई आया हमारे पास आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ठीक है, ये आ गया। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, फेज को चेक करो, फेज को हमने चेक किया तो करंट में प्लस पाई बाय टू एक्स्ट्रा आ रहा है। ये इनिशियल फेज था ना, इसी को इनिशियल फेज बोला था मैंने, आपको याद हो तो इसी को इनिशियल फेज बोला था। फेज अभी भी रह रहा है, अभी कराया नहीं मैंने।
ठीक है, बस जस्ट ये याद रखो, क्योंकि जब फेज कराऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने फेज में क्या देखा कि जो करंट का फेज है, ठीक है, करंट का जो फेज है ये वोल्टेज से, वोल्टेज बोल लो या ईएमएफ से π/2 ज्यादा है, π/2 ज्यादा है। अब ज्यादा होने को इसको लैंग्वेज में कैसा बोला जाता है, करंट लीड, लीड मतलब आगे चल रहा है, भाई ज्यादा होना तो मतलब आगे होना हुआ ना, करंट लीड द ईएमएफ या वोल्टेज बाय ए फेज ऑफ, बाय ए फेज ऑफ π/2। या इसी बात को ऐसे भी बोला जा सकता है और करके, करंट π/2 आगे चल रहा है, या बोल लो वोल्टेज π/2 पीछे चल रही है, वोल्टेज या ईएमएफ इज लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग मतलब पीछे चल रहा है, लैगिंग बिहाइंड टू करंट बाय ए फेज ऑफ, बाय ए फेज ऑफ π/2। या फिर ऐसे बोल लो, ठीक है, तो करंट आगे चल रहा है या वोल्टेज पीछे चल रही है, इस तरीके से ये याद रखना है। ठीक है, कि आपके पास करंट वोल्टेज से आगे चलता है कब, जब आपके पास कैपेसिटर लगाओ। अभी से आगे चलने का मतलब समझ रहे हो बात को, कि आपके पास जब तक करंट मैक्सिमम हो, जब तक वोल्टेज मैक्सिमम होने लगेगी उससे पहले ही करंट मैक्सिमम हो चुका होगा। जब तक करंट फॉल करने लगेगा, जब तक वोल्टेज फॉल करने लगेगी, जीरो होने लगेगी, करंट उससे पहले ही जीरो हो चुका होगा। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम इसके पास बनना होगा। ठीक है, मतलब कि करंट वोल्टेज से आपके पास हरदम आगे रहेगा, इसको उतार लो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो हमने नोट किया इसको मैं फेज में आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा, अभी जस्ट आपको याद रखना, मैं इसकी फिजिकली कंसेप्ट बता देता हूँ, फिजिक्स में इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स देखो कैसे। मान लो ये हमारे पास एक कैपेसिटर की प्लेट है, ये कर दिया हमने, एक बैटरी बैटरी लगा दी इससे। ठीक है, हम इसमें क्या देखते थे समझो, यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर आ रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होते हैं, और इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर हमारे पास इधर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आ रहे होते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर आ जाता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। पर जब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तब तक तो सर्किट में करंट है ना। अभी देखना, वोल्टेज आपके पास मैक्सिमम नहीं, वोल्टेज धीरे धीरे, चार्ज इस पे बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है, चार्ज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है, करंट तब तक चल रहा है। जैसे ही करंट मैक्सिमम हो गया, अब करंट मैक्सिमम हो गया और तुरंत फिर इसके बाद क्या होता है, चार्ज बढ़ता बढ़ता है, इसका पोटेंशियल बराबर हो जाता है। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल बराबर होता है करंट एकदम से जीरो हो जाता है। इसका मतलब जब वोल्टेज कम थी तब आपके पास करंट ज्यादा था, वोल्टेज जब मैक्सिमम हुई तो करंट क्या हो गया आपके पास, जीरो। यही से देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कोस का ग्राफ और साइन का ग्राफ देखिए, आपके पास कोस का ग्राफ और साइन का ग्राफ। ठीक है, साइन का ग्राफ ये ऐसे चालू होता है, कोस का ग्राफ ऊपर से चालू होता है, मतलब दोनों को अगर जीरो से स्टडी किया जाए तो साइन का ग्राफ जीरो पे जीरो होता है, कोस का ग्राफ जीरो पे मैक्सिमम होता है। तो करंट आपके पास इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, वोल्टेज इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, कि जब वोल्टेज जीरो है करंट मैक्सिमम है। और साइन और कोस में किसका फर्क है, π/2 का ही तो फर्क है, साइन और कोस के ग्राफ में π/2 का ही तो फर्क है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर कि वोल्टेज जब तक मैक्सिमम हुई उससे पहले ही करंट फ्लो कर रहा था, वोल्टेज मैक्सिमम होने से पहले, तो करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज बाद में मैक्सिमम हो रही है, करंट पहले मैक्सिमम हो जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज धीरे धीरे, चार्ज बढ़ा पोटेंशियल बढ़ा, चार्ज बढ़ा पोटेंशियल बढ़ा, और तब जाके मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसलिए करंट जो है कैपेसिटर में आगे चलता है किससे, वोल्टेज से, यही याद रखना है। और कितने के फेज से, π/2 के फेज से। ठीक है, हालांकि फेज डिफरेंस और करेंगे हम तब उसमें बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। लास्ट टॉपिक चलते हैं, एसी सर्किट कंटेनिंग, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा है अच्छे से, इंडक्टर ओनली, खाली इंडक्टर लगा है। तब क्या होगा, बाद में इनको कंबाइन कर लेंगे सारी चीजों को। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये हो गया इंडक्टर, एक इंडक्टर कॉइल होगी, एल इसका इंडक्टेंस मान लिया, ये भी एसी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एसी से जैसे कनेक्ट किया तो मान लो एसी में वोल्टेज सप्लाई करी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम इंडक्टर की प्रॉपर्टी जानते हैं, इंडक्टर में प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इंडक्टेंस की। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या प्रॉपर्टी थी, कि जैसे ही इसमें करंट जाएगा
करंट चेंज हो रहा है, एसी में तो करंट वैसे ही चेंज होता है। ये चेंजिंग करंट जब इसमें खुद में जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स इसका खुद का जनरेट होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जिससे इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता था। और जो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता था उसको ध्यान दो एक बार, वो ईएमएफ इंड्यूस कुछ इस तरीके से होता था कि ये उस चेंज को अपोज कर सके जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो मतलब ईएमएफ इंड्यूस तो करंट को जाने से रोकेगा। जो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा ये क्या करता है, चेंज को अपोज करता है, मतलब करंट को चेंज नहीं होना देना चाह रहा। करंट तेज बढ़ रहा है तो उसको धीरे बढ़ाएगा, करंट एकदम स्लो कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा, ज्यादा हो रहा है तो घटाएगा, कम हो रहा है तो बढ़ाएगा। कांस्टेंट है तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इस वोल्टेज को अपोज करता है, एक्चुअली में इसके चेंज को अपोज करता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना कि ई जो अप्लाइड वोल्टेज थी उसको अपोज करता है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूं। अपोज करने का मतलब माइनस में है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो माइनस साइन मतलब उल्टी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो ई किसके बराबर है, ई बराबर है ई नोट साइन ओमेगा टी के, राइट। माइनस का ईएमएफ इंड्यूस, ये लेंज लॉ से हम जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये सेल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक में हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले टॉपिक में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। तो ईएमएफ की वैल्यू रख देते हैं माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ से क्या हो गया, कट गया, प्लस आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, ई नोट साइन ओमेगा टी, इस एल को उधर ले जाता हूँ तो डिवाइड में एल इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, ये आ गया, ठीक है। तो हमको तो करंट चाहिए ना कि डी आई बाई डी टी, तो यहाँ से डी आई किसके बराबर आ गया, ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी के बराबर आ गया। इसको क्या करते हैं हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं, क्योंकि हमको डी आई नहीं करंट चाहिए, डी हटाना है। डिफरेंशिएशन वाले साइन को कभी भी हटाना हो तो इंटीग्रेट होता है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट चीजें इंटीग्रेशन से बाहर, ई नोट बाई एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बचा साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। आई इज इक्वल टू ई नोट बाई एल, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, वो सब छोड़ो आपके पास, ठीक है। या 0 से टी टाइम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई इज इक्वल टू माइनस का ई नोट बाई ओमेगा एल कोस ओमेगा टी, ये बन गया, ये फिर से कोस ओमेगा टी बन गया। हमको देखा है वोल्टेज हमारे पास किस में थी, साइन में, ये किस में आ गया, कोस में। इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा, कोस को साइन में लाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन, इसको फिर से कर लेते हैं अलग से, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से लिख लें, आई इज इक्वल टू माइनस का ई नोट बाई ओमेगा एल कोस ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू माइनस का ई नोट बाई ओमेगा एल कोस ओमेगा टी, और जो ईएमएफ था ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। दोनों को कंपेयर करना है तो इसको साइन में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। हम फिर से जानते हैं कि साइन 90 डिग्री मतलब ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2b कोस ओमेगा टी होता है, और हमारे पास साइन ओमेगा टी, सॉरी पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी भी कोस ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला। अभी इसका लॉजिक है पीछे, समझते हैं कैसे, देखिए, ठीक है। हम यूज करेंगे तो आई इज इक्वल टू माइनस का ई नोट बाई ओमेगा एल, कोस को हटा के हमने लिखा साइन पाई बाय 2 माइनस का ओमेगा टी, ठीक है। हमको तो ओमेगा टी प्लस का चाहिए था, तो बाहर ये माइनस साइन भी तो है, इसको अंदर ले जाते हैं। तो साइन माइनस का थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है, मतलब कि साइन का माइनस सीधा बाहर चला जाता है, सीधा अंदर आ जाता है। तो इस माइनस को सीधा सीधा अंदर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू ई नोट बाई ओमेगा एल, ये एल है हमारे पास। साइन में जब अंदर माइनस का जाएगा तो जो नेगेटिव था वो प्लस हो जाएगा, ये तो हो गया प्लस, और जो हमारे पास प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस, ठीक है। ये आ गया। इसमें फिर से वही करते हैं, करंट जो है वो हमको मैक्सिमम करना है, मतलब आई नोट करना है। तो इस वाली टर्म को हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। इसको 1 करेंगे तो आई आ जाएगा हमारे पास, ई आई नोट आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ई नोट बाई ओमेगा एल गुना में, इसको हमने 1 कर दिया, ये ई नोट बाई ओमेगा एल की वैल्यू निकल आई आई नोट। तो इक्वेशन क्या बनी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये आ गई दोनों इक्वेशन, करंट की इक्वेशन, ठीक है। करंट की इक्वेशन आ गई। तो मैं एक बार इरेज करके इसको फिर से वो कर रहा हूँ,
देखते हैं फिर क्या बना हमारे पास। ठीक है, तो चलिए, हमने वोल्टेज ली थी E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। करंट क्या आया, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब की बार माइनस कुछ घट रहा है, पाई बाई टू पीछे, तो उससे उल्टा हो गया। अब की बार करंट पीछे चल रहा है। ठीक है, करंट लैग्स बिहाइंड, करंट लैग्स बिहाइंड, ये इंडक्टर वाले के रिजल्ट है। करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय ए फेज ऑफ, बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू। या फिर इसको आप कैसे बोल सकते हैं, करंट पीछे चल रहा है या फिर ईएमएफ आगे चल रहा है, ईएमएफ लीड्स बाय पाई बाय टू फेज द करंट, ईएमएफ करंट को पाई बाय टू फेज से लीड कर रहा है। ठीक है, कैसे भी बोल लो, आपकी मर्जी है। तो ये आ गया हमारे पास करंट और वोल्टेज की रिलेशन। इसको भी समझते हैं कि थोड़ा सा अगर इसका कंसेप्ट समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये देखिए, जो आपके पास इंडक्टर होता है, इंडक्टर में जब भी हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एसी वोल्टेज क्या करेगी, करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, करंट को इंक्रीज करेगी, पर ये क्या करता है, तुरंत अपने अंदर उतना ही ईएमएफ जनरेट कर लेता है जितना कि अप्लाइड ईएमएफ है। और ये ईएमएफ क्या करता है, इस करंट को धीरे धीरे बढ़ने देता है। तो करंट लेट चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ईएमएफ एकदम से आ गया, ईएमएफ आगे चल रहा है, करंट लेट बढ़ रहा है, तो करंट पीछे चल रहा है। यही से कंसेप्ट इसका दिख रहा है। ठीक है, अब मैं एक चीज बताना भूल गया था, कैपेसिटर में हमने क्या देखा कि जो हमने आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, जब ये बनाया था हमने, ये बनाया था ना, ये आई नोट किसकी जगह पे लिखा था हमने, याद है, आई नोट हमने लिखा था ई नोट बाय वन बाय ओमेगा सी की जगह, ये हमने आई नोट लिखा था। ठीक है, इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करो जरा, कंपेयरिंग इट टू विद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे तो ओम्स लॉ से तो करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये तो रेजिस्टेंस, ये देखिए ये भी तो क्या है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन समथिंग, तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा ना। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सएल से शो करते हैं, इसकी यूनिट ओम ही होती है, क्योंकि कंपेयर ओम्स लॉ से किया है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्स और नीचे सफिक्स में यहाँ पर एल लगा दिया, ये किसके बराबर आया, वन बाय ओमेगा सी के। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर करंट को कैसे रोकता है, ठीक है, एक्चुअली में ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, रेजिस्टेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है कैपेसिटर, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ध्यान देना, जैसे नॉर्मल हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर, लेंथ पर, एरिया पर, इन सब पर डिपेंड करता था, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, एसी की फ्रीक्वेंसी पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज, ध्यान देना, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज तो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता था ना, फ्रीक्वेंसी चेंज तो ओमेगा चेंज, ओमेगा चेंज तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस चेंज, रिएक्टेंस चेंज तो रेजिस्टेंस ज्यादा या कम, रेजिस्टेंस ज्यादा या कम तो करंट कम या ज्यादा। तो हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी है एसी करंट की, डीसी तो वेरी ही नहीं करती ना, फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी है एसी करंट की, डीसी तो वेरी नहीं करती, उसके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि एसी करंट की प्रॉपर्टी है, इसलिए जो कैपेसिटर होता है उसको एसी कंपोनेंट बोला जाता है, ये डीसी में वर्क नहीं करता, मतलब डीसी में वर्क नहीं करता उस तरीके से, डीसी को कंट्रोल करने के लिए यूज नहीं होता, ये एसी कंपोनेंट है। एसी को यूज करने में, एसी को कंट्रोल करने में इसका यूज होता है। क्यों, क्योंकि इसका रिएक्टेंस कम या ज्यादा फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है सिर्फ एसी के पास होती है, डीसी के पास होती नहीं, तो इसका काम कहाँ है, करंट को कंट्रोल करना है, तो इसका काम एसी में है ना कि डीसी में, इसलिए इसको एसी कंपोनेंट बोला जाता है। और याद रखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सएल ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, एक्सी सॉरी, एक्सी लिखते हैं भाई इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस सी, एक्सी किसके बराबर है, वन बाय ओमेगा सी के। थोड़ी बात, एक आध बात इससे रिलेटेड और बता देते हैं, ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा वरना। एक्सी आया हमारे पास वन बाय ओमेगा सी, एक्सी इज इक्वल टू ओमेगा को लिखा हमने 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी,
अगर हम डीसी सर्किट की बात करें तो डीसी के पास स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसके पास फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसमें 0 रखूं तो एक्स इज इक्वल टू 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। तो इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ये किसको? डीसी को। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी, ये डीसी को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब इतना ज्यादा रेजिस्टेंस कि करंट फ्लो ही ना करे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक है, क्योंकि ये उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे देता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दे दिया, ज्यादा रेजिस्टेंस में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अब कैसे ये ब्लॉक करता है समझो। अब मैं कंसेप्ट वाइज समझ रहा हूँ। फिर से कैपेसिटर, आपने एक डीसी सप्लाई अप्लाई करी, यहाँ पर V वोल्ट है, इधर से पॉजिटिव चार्ज आता गया इलेक्ट्रॉन इधर आने की वजह से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता गया, और तुरंत नैनो सेकेंड्स में ही इसका पोटेंशियल बराबर हो जाता है। और हम जानते हैं पोटेंशियल बराबर होता ही करंट फ्लो ही नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट फ्लो होना बंद हुआ और डीसी ब्लॉक होगी। ठीक है, ये ऐसे बिहेव करता है। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, XC इज इक्वल टू 1/ωc या 1/2π फ्रीक्वेंसी इंटू C। अब हमने इंडक्टर में क्या देखा था? इंडक्टर में हमने देखा I इज इक्वल टू आई नोट साइन, यहाँ पर क्या था? ओमेगा टी माइनस π/2, यहाँ पे माइनस था, पीछे चल रहा था करंट। इसमें ये आई नोट किसकी जगह आया था? इसमें आई नोट आया था E0/ω के। इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करो। इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे तो आई नोट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस के बराबर। तो रेजिस्टेंस का काम इसमें कौन कर रहा है? ओमेगा एल। इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि इंडक्टर में ये इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? ओमेगा एल के। डायरेक्ट कंपेयर हो रहा है ना, तो आर उसमें 1/ωc था। तो इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर टू एसी करंट, इंडक्टर टू एसी करंट। एसी करंट को जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसका फॉर्मूला क्या है? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा हो गया 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है ये। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है तो इंडक्टर भी क्या होगा? एसी कंपोनेंट, क्योंकि डीसी के पास तो फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं। तो इंडक्टर और कैपेसिटर डीसी कंपोनेंट नहीं है, ये एसी कंपोनेंट है। हालांकि रेजिस्टेंस दोनों में एक जैसा बिहेव करता है, तो रेजिस्टेंस एसी कंपोनेंट भी है, डीसी कंपोनेंट भी है, पर इंडक्टर और कैपेसिटर ओनली एसी कंपोनेंट है। ठीक है, अब इसमें देखिए बात करें अगर डीसी करंट की, तो डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है? 0। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल इंटू 0। ठीक है, ओमेगा इसमें 0 रखेंगे ना, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल इंटू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी 0 इंटू में एल। तो एक्सएल कितना आ गया? 0 ओम। तो हमारे पास ये डीसी को 0 रेजिस्टेंस दे रहा है, तो मतलब डीसी को ये चेंज ही नहीं कर सकता। डीसी इसमें से स्ट्रेट ऐसे ही चले जाते हैं जैसे वायर में से करंट जा रहा होता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट हमारे पास क्या क्या आज हमने पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा रूट मीन स्केयर वैल्यू। ठीक है, हमने देखा कि करंट की रूट मीन स्केयर वैल्यू आपके पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू की 1/√2 टाइम्स होती है, या बोल लो 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होती है। यही हमारे ERMS के लिए पढ़ा, मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स, या फिर दिस इज 70.7%। इसके बाद हमने क्या देखा कि जो रजिस्टर होता है ये आपके पास बोथ एसी और डीसी कंपोनेंट है, एसी प्लस डीसी कंपोनेंट दोनों में इसका एक जैसा बिहेव होता है। वोल्टेज और करंट हमारे पास इसमें होते हैं सेम फेज में, ये हमने रजिस्टर में देख लिया। ठीक है, हमने कैपेसिटर में क्या देखा? कैपेसिटर में हमारे पास ये खाली एसी कंपोनेंट है, इसमें हमारे पास करंट लीड करता है वोल्टेज को, और कितने के फेज से? π/2 के फेज से। इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ये 1/ωc होता है, और ये डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक है, इसमें हमने ये देख लिया। इंडक्टर में हमने क्या देखा? इंडक्टर जो है हमारे पास इसमें ये भी एसी कंपोनेंट है ओनली। इसमें हमारे पास करंट लैग करता है π/2 के फेज से, वोल्टेज से पीछे चलता है। ठीक है, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस था ओमेगा एल के बराबर, और ये डीसी को 0 रेजिस्टेंस देता है, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, तो ये सब हमने आज पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।